स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12th मैथ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस, और उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या पॉसिबल हैं, क्या आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो बताइए जरा, देखो ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि स्टार्टिंग से जब हमने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपने एनसीईआरटी की सभी वीडियोस को फॉलो किया है। उसके बाद अब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, दैट इज़ वन शॉट रिवीजन चैप्टर 3 का भी देखा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वीडियो आपको मिले थे, आपने उसे भी कंप्लीट किया है, और अब आप लोग एमसीक्यू वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है ना, तो अभी तक आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसिस, बताइए कितनी मैट्राइसेस बन सकती हैं जिसका ऑर्डर 3x3 हो विद ईच एंट्री 0 और 1, जिसमें एंट्री आप 0 या 1 कर सकते हो। तो ऐसी कितनी मैट्राइसेस बन सकती हैं? तो चलो ठीक है, काम करते हैं। तो मैम इनने कहा है कि 3x3 ऑर्डर होना चाहिए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3 का ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैम 3x3 का ऑर्डर है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 × 3 9 एलिमेंट्स आएंगे। इसमें 3 रोज होगी और 3 कॉलम होंगी, और एलिमेंट कितने होने वाले हैं? 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं। अब 9 एलिमेंट्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, कितनी पोजीशन है आपके पास फिल करने के लिए? 9 पोजीशन है। तो एक काम करते हैं, 9 पोजीशन को ना ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 पोजीशंस को मुझे अपनी मैट्रिक्स को फिल करना है, क्योंकि जितनी अलग अलग एलिमेंट्स को मैं फिल करके बनाऊंगी उतनी ही मुझे 3x3 की अलग अलग मैट्रिक्स मिलती जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कि या तो 0 या तो 1। 0 और 1 एलिमेंट की हेल्प से आप कितने 3x3 के मैट्रिक्स बना सकते हो? तो मैंने कहा 3x3 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 9 होंगे, मतलब मुझे 9 पोजीशन को सोचना है कि मैं कैसे कैसे फिल कर सकती हूँ। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी मैट्रिक्स बन पाएगी। तो मैंने कहा 9 पोजीशन है, और हर पोजीशन को फिल करने के लिए इन्हें कहा या तो 0 या तो 1, यानी आई हैव 2 ऑप्शंस टू फिल ईच पोजीशन। इसे फिल करने के लिए 2, अगेन इसको फिल करने के लिए भी 2 एलिमेंट्स हैं, 0 या 1। यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। हर एक पोजीशन को फिल करने के लिए आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर 0 और 1। तो ये जो ऑप्शंस हो गए यही मुझे बता देंगे कि कितनी मैट्रिक्स बनने वाली है 3x3 ऑर्डर की, जिसका हर एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो। ठीक है, सो 2 to the power 9, क्योंकि 9 मेरे पास पोजीशन है और हर पोजीशन को 2 तरीके से फिल कर सकती हूँ। तो टोटल मैट्राइसिस कितनी बनेगी? 2 की पावर 9, और वो होता है 512, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछे बताओ कितनी मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का बन सकता है विद ईच एंट्री 0 और 1। तो अगर अपन ने ऐसा क्वेश्चन बना ही लिया है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। क्वेश्चन ये है कि कितनी पॉसिबल मैट्राइसेस बन सकती है जिसका ऑर्डर 2x3 है विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आसानी से हमारा फिनिश हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देने का मेन मकसद ये है कि जो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस होती है, दैट इज आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ अ रो मैट्रिक्स इज वन विच कंटेन्स ओनली 1 रो, तो क्या ये बात सच है? इज इट ट्रू और फॉल्स? व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स?
व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ी है वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से आप ये समझ लो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अगर आपको जल्दी जल्दी से वो कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है तो वन शॉट रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं है, छोटा सा वीडियो है, उसको देखो और फटाफट कंसेप्ट्स को फिनिश करते चलो। रिवीजन के लिए बेस्ट है आप वन शॉट रिवीजन की वीडियोज़ पे जाएँ, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी मैंने आपको बताई है, वहाँ पे हम लोगों ने ना क्वेश्चंस को भी लिए हैं और क्वेश्चंस मोस्टली वो हैं जो कहीं ना कहीं PYQ में या किसी डिफरेंट बुक में या आपकी NCERT बुक के जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक मिक्सचर बना के मैं आपके वन शॉट में रखती हूँ ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। तो एक बार टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ज़रूर पढ़ें। रो मैट्रिक्स, क्या मैंने ये स्टेटमेंट सही दी थी कि आर रो मैट्रिक्स इज वन विच कंटेन्स ओनली वन रो? ट्रू और फॉल्स कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर आप करेंगे, ठीक है। अच्छा रहा करे अगर आप लोग जब भी आंसर करते हो ना तो क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो साइड में, ठीक है, या तो टाइम मेंशन कर दिया करो या फिर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये, तो फिर मुझे याद जल्दी आ जाता है। ओके चलिए जी। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैट्रिक्स ए आपके पास है, AIJ टाइप का है, P क्रॉस Q इसका ऑर्डर है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब? जब P ग्रेटर देन Q हो, जब P लेस देन Q हो, या फिर P Q के बराबर हो, या नन ऑफ दिस। आप लोग अभी हंस रहे होंगे, मैम इसका आंसर सी है, P इक्वल टू Q। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके रोज एंड कॉलम समान होते हैं, बराबर होते हैं। बेसिकली P क्रॉस Q क्या है? P क्रॉस Q ऑर्डर बताता है, और ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर हम लिखते हैं रो क्रॉस कॉलम से, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपके नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, तो जो आपकी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। काफी सवाल पूछ लिए मैंने आप लोगों से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि ए आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है एंड ये एक्सप्रेशन आपके पास है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, x प्लस वाई की क्या वैल्यू है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे देखो मैम x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, इसके लिए तो हमको ना यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमको x एंड y मिल जाएगा, और जब हमको x एंड y मिलेगा तो हम उन्हें ऐड कर देंगे और आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। ये भी आपका पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली ना तो आपको सीरियसली हर क्वेश्चन ईजी लगेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। सबको मल्टीप्लीकेशन आता है मैट्रिक्स का? देखो एक बार फिर सीखते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा अपना? ए इंटू ए मैट्रिक्स है 3 1 7 5, ओके, इंटू ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास? 3 1 7 5। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं इसको। हाउ टू मल्टीप्लाई? पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो 3 3 9 प्लस 1 इंटू 7 7। चेक कर लो एक बार, 3 3 9 प्लस 1 इंटू 7 इज 7। ओके, अब क्या करना है मैम? क्या रो स्विच करना है? नहीं, रो आप तब तक स्विच नहीं करेंगे जब तक आपके सभी कॉलम फिनिश ना हो जाए। अभी तो सिर्फ एक कॉलम फिनिश हुआ है, अब आप अपने दूसरे कॉलम को पकड़ेंगे। रो तो आपकी वही रहने वाली है, एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, बीच में आएगा एडिशन का साइन, यानी 3 1 3 प्लस 1 इंटू 5 इज 5। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। सो 3 1 3, 1 इंटू 5 5। अब क्या करना है आपको? अब आपको जाना है दूसरी रो की तरफ और पहले कॉलम की तरफ। 7 3 21 प्लस 5 7 35। चेक करो, 7 3 21 प्लस 5 7 35। इसके बाद आप दूसरी रो दूसरे कॉलम पे जाएंगे। 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 5 25। चेक करो, 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 5 25। अब क्या करना है मैम? अब तो ऐड करना है। 9 प्लस 7 16, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 5 3 8 और 7
7 और 5, 5 और 5 10 होता, 11 12 है ना, 12 32, सो 32 आ रहा है आपका ए स्क्वायर, मतलब ये सॉरी लास्ट एलिमेंट उसका 32 आ रहा है। ए स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास 16, 8, 56 एंड 32। ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब बस जाके ना मुझे इसमें एलिमेंट को रखना है और कंपेयर करना है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। चलो 25 और 5 30, 32, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। आई होप मल्टीप्लिकेशन सबको याद आ गया है। अब मैं उठाऊंगी अपनी इस एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए। ए स्क्वायर मेरे पास क्या है जी, ए स्क्वायर है 16, 56, 8, 32 प्लस एक्स आई क्या है मेरे पास 1001 इज इक्वल टू वाई इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 3175, ठीक है जी 3175। मैंने जो भी एक्सप्रेशन मेरे पास था यहाँ पर मैंने सबको रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है मैम, अब ये स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो, x स्केलर की तरह रोल प्ले करेगा, y भी स्केलर की तरह रोल प्ले करेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो ये बनेगा 16, 56, ये लिखा है 16, 56, 8, 32 इज इक्वल टू सॉरी प्लस x 0 0 x इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई कर दो 3y 7y y 5y, चेक करो 3y y 7y 5y। अब क्या करना है आपको, अब मैम ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में एडिशन का साइन है, तो यस एडिशन इज पॉसिबल, लेट्स ऐड देम। चलो इन्हें ऐड करते हैं। हाउ टू ऐड मैम, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड। अच्छा ठीक है, तो चलो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं। 16 प्लस एक्स 16 प्लस एक्स, 8 प्लस 0 8, 56 प्लस 0 56, 32 प्लस एक्स 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या अपने पास 3y 7y y 5y। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इक्वेट करना है। तो कैसे इक्वेट करेंगे, देखो ये तो इसके बराबर होगा, तो यहाँ से 8 इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है क्लियर है। 7y इज इक्वल टू 56, देखो जहां जहां y है ना हर जगह इक्वेट करके देख लो, अगर सेम मिलेगा तभी कहोगे, अदरवाइज क्या दोगे, नॉट पॉसिबल। तो देखो मैम यहाँ भी y है, चलो इसको इससे इक्वेट करते हैं, वो उसका करस्पॉन्डिंग है। ऐसी हवा में हम किसी को भी किसी से इक्वेट नहीं कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से भी y की वैल्यू 8 आ रही है। ओके अब एक काम करते हैं, इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। सो वी हैव 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3y, यानी कि 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 8 24, यानी x इज इक्वल टू 24 माइनस 16, मतलब x भी अपना 8 आ रहा है। 16 ओके 16 प्लस 4 20 24, यस ठीक है। x कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अच्छा और कहीं x है क्या, हाँ मैम यहाँ पे भी है, चलो इधर भी चेक कर लेते हैं। सो ये कितना है 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 5y, 5 8 जा 40, हर जगह सही आ रहा है, ठीक है हर जगह हमने कंपेयर करके देख लिया, तो x एंड y की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, हर जगह सेम निकल के आ रहा है। तो x 8 आ रहा है और y भी आपका 8 आ रहा है। क्वेश्चन वालों को क्या चाहिए, क्वेश्चन वालों को चाहिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी 8 प्लस 8 दैट मीन्स 16, तो 16 आपका आंसर है ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे होती है गलती, गलती क्या है कि आप ना देखो यहाँ तो बाई चांस सब बराबर आ गया, लेकिन याद कीजिए एक्सरसाइज 3.1 इन द बुक एनसीईआरटी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 है शायद, या फिर 3.2 एक्सरसाइज में हो सकता है। तो उसमें क्वेश्चन था कि बताओ x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, याद है आप लोगों को, जहाँ पे y की वैल्यू 7 आ रही थी और x की वैल्यू -7/3 और 2/3 आई थी। एक ही क्वेश्चन में दो अलग x आपको मिल रहा था। तो जब ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे कि इन क्वेश्चन में वैल्यूज फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखना कि जब भी मैट्रिक्स को आप इक्वेट कर रहे हो, अगर आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हो, तो जहां जहां वो वेरिएबल लिखा है आपकी मैट्रिसेस में, हर जगह कंपेयर करो, हर जगह सेम आना चाहिए। अगर हर जगह सेम आएगा तभी आप x और y की वैल्यू बता सकते हो, अदरवाइज आप कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज 16। क्वेश्चन नंबर 3 का काम खत्म। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। गिवन दैट ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, एमसीक्यू टाइप के पेपर हुए थे आप लोगों के सीनियर्स के, राइट।
सो गिवन दैट ए आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर 3i के बराबर है, तो बताओ इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो सच है। तो पता है कुछ ऐसे चैप्टर है 12th क्लास में, मैं सीरियसली बताऊँ ना, अगर कोई मुझसे पूछे सबसे प्यारी क्लास कौन सी है, तो दो ही क्लास सबसे प्यारी होती है, एक होती है 10th और एक होती है 12th। ठीक है, इतना ईजी सिलेबस होता है ना कि लाइक आपको मज़ा आ जाता है सॉल्व करने में, राइट। आप लोगों की कौन सी फेवरेट क्लास है ये भी बता सकते हो। खैर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3i है, तो जैसा इनने कहा है हम वही काम करेंगे, इक्वेट कर देंगे और बता देंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है इसमें से। तो ये टेंशन लेना नहीं, ये अल्फा बीटा गामा देख के सोचना नहीं मैम ये अल्फा बीटा गामा, अरे कुछ नहीं, सिर्फ वेरिएबल्स है। ठीक है, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, साई लिख दें, फाई लिख दें, आपको नहीं डरना। आपको तो बस पता है ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए निकालना है, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ये भी हम जानते हैं। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3 इंटू आई ये तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आई में हम ये भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अल्फा बीटा गामा साई फाई कुछ भी बना दे, टेंशन नहीं लिया करो अब। चलो जी, ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, साथ में बताएंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये रहा गामा, ये रहा माइनस अल्फा, इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से क्या मतलब, मैट्रिक्स को लिख दो, भावनाओं को समझ जाया करो आप। दिस इज अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा, ये रहा माइनस अल्फा। चलो जी, हाउ टू मल्टीप्लाई, मैम पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो पहली रो पहला कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा गामा। पहली रो दूसरा कॉलम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा बीटा। कोई ये तो नहीं कह रहा कि मैम बीटा अल्फा लिखो, अरे कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन तो। ठीक है, तो आई होप ये कोई परेशानी का एक कारण नहीं है। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू अल्फा, बीटा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा बीटा। इससे क्या हुआ, ये दोनों उड़ गए यानी जीरो बन गया। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा, प्लस माइनस अल्फा इंटू गामा, माइनस अल्फा गामा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। फिर ये और ये गामा इंटू बीटा, गामा बीटा, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लिकेशन क्लियर है ना, पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज कीजिए मल्टीप्लिकेशन, बीच में आता है एडिशन। दूसरी रो पे तब तक नहीं जाओगे जब तक आपके सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। सो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, जब सब कॉलम फिनिश हो जाएंगे तब आप दूसरी रो पे आओगे, फिर पहला कॉलम, अगेन वही कहानी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, जैसा भी मतलब गिवन है। ठीक है, क्लियर है, हमको ए स्क्वायर मिल गया। अब ये सब हटा देती हूँ, है ना, ए स्क्वायर आपको मिल गया। सो यहाँ पे रख देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3i है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, एंड दिस इज इक्वल टू 3i। सो ये रहा 3i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। चलो जी, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर इक्वेटेड, तो मैं इसको 3 से इक्वेट करूंगी। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 3, 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, इसको भी वही सेम ही चीज़ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3, दोनों सेम ही चीज़ है, तो नो प्रॉब्लम। तो मैम ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अरे तो ठीक है ना, शिफ्ट कर देते हैं इनको यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अब बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा एंड दिस इज इक्वल टू 0। बेसिकली मैं इनको यहाँ लेकर आ गई तो वो 0 हो रहा। ठीक है, चलो जी, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है सी। कोई परेशानी किसी को, बस जैसा एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन पे काम करते चलो। मल्टीप्लिकेशन हमको आता है, इक्वेट करना हम जानते हैं, और आंसर को टिक तो हम आसानी से कर ही देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इफ a इज इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू i, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। हमारे पास a मैट्रिक्स है और एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया है कि ऐसा होता है
कि a प्लस ए डैश तो आई है, बता दो अल्फा की क्या वैल्यू होगी। तो मैम कैसे करेंगे, सोचना ही नहीं है आपको कुछ। इन्हें कहा ना a प्लस ए डैश आई है, तो चलो काम पे लग जाते हैं। a है, a डैश निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और i से इक्वेट करते हैं, फिर कुछ ना कुछ देखना अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। सो a ये रहा, तो a डैश क्या होगा, a डैश का मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज बने कॉलम, तो रोज को कॉलम बना दो, ये बनेगा कॉज अल्फा, ठीक है जी, माइनस साइन अल्फा, ये क्या है साइन अल्फा कॉज अल्फा, चेक कर लो, ये इधर ये इधर। अब a प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, तो हमने कहा ठीक है ना, a क्या है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज कॉज अल्फा प्लस ए डैश क्या होगा आपका कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा इज इक्वल टू आई क्या होता है जी मैम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं, डायगोनल पे तो मैम 1 आता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं। क्या मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकती हूँ? क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे आप और बताएंगे यस और नो। आंसर क्वेश्चन क्या है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, इसका आंसर आप लोग प्लीज मुझे देना। ठीक है, चलो जी, जितने भी क्वेश्चंस हो गए सबके आंसर लिखेंगे आप लोग। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। अब a प्लस ए डैश भी कर देते हैं। चलो जी, a प्लस ए डैश, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड। कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा क्या होगा, 2 कॉज अल्फा होगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या होगा, 0 होगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब क्या करेंगे मैम, इक्वालिटी का साइन है, दो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स विल बी इक्वेटेड, यानी 2 कॉज अल्फा 1 के बराबर होगा, तो आप यहां लिखेंगे 2 कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉज अल्फा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, 2 कॉज अल्फा इक्वल टू 1, सेम ही चीज है, तो एक ही बार लिख दो। तो कॉज अल्फा अगर हाफ है तो अल्फा क्या होगा, सिंपल सोचो कि अल्फा मतलब कॉस के किस एंगल के लिए आपको 1/2 मिल जाता है। 1/2 कब आता है कॉस में, कॉस में 1/2 आता है मैम 60 पे, कॉस 60 1/2 होता है, यानी अल्फा की वैल्यू विल बी π/3। मतलब यहाँ पे से हमारे पास जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। ठीक है, जो ये लोग दे देते हैं ना आपको, बस उसी को फॉलो करते चलना है, बेसिक सा मैथ्स लगाना है और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ सकते हैं पेपर में, 3.4 का आई थिंक एमसीक्यू है, लेकिन स्टिल ये पता होना चाहिए अपन को। मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other only if, मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ कब, जब, ये तो डायरेक्टली आप याद रखो, AB BA के बराबर हो एंड दैट इज इक्वल टू I। ठीक है, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। तो अगर ये I के बराबर है, या तो आपका AB I के बराबर हो या तो आपका BA I के बराबर हो, दोनों I के बराबर होना चाहिए, तो आप उनका इनवर्स निकाल सकते हो। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, अगर कोई मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बताओ वो मैट्रिक्स क्या है, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या वो जीरो मैट्रिक्स है, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, या नन ऑफ दिस। सबसे पहली चीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब A डैश आपका A के बराबर हो, तो जब भी A डैश A के बराबर है उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं, और जब भी A डैश माइनस ऑफ A के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। नहीं यार, पहले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अदरवाइज दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, सुनो, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब A डैश A के बराबर हो। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब A डैश माइनस ऑफ A के बराबर हो। इसके सोल्यूशन पे आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा, उसका जवाब आप लोग अभी बता दो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है,
तो सवाल ये है A प्लस ए डैश मैट्रिक्स क्या होगी, A माइनस ए डैश मैट्रिक्स क्या होगी, A प्लस ए डैश क्या होगा ये, क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, A माइनस ए डैश क्या है, इज इट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है मैम, सारे सवाल तो आप हमसे ही पूछ लेते हो, अरे सब पढ़ाया है आप लोगों को वन शॉट रिवीजन में। ठीक है, तो पूरा रिवीजन कराने के बाद ही बार बार सवाल पूछती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे, जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। चलिए जी, A प्लस ए डैश क्या है कमेंट सेक्शन में, A माइनस ए डैश क्या है कमेंट सेक्शन में। तीसरा सवाल, एक और सवाल बहुत मन कर रहा है पूछने का, चलो पूछने दो। किसी भी मैट्रिक्स A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बताओगे। यहाँ पे कंडीशन होती है ना, A इज इक्वल टू कुछ, यहाँ लिखते हैं फिर यहाँ लिखते हैं, तो वो आपको लिख के बताना है। कोई मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ क्या फिल करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को डालोगे और पहले इसका आंसर फिर इसका आंसर और फिर यहाँ पे 2 डैश में क्या आएगा वो भरना है आपको। क्लियर है ये चीज़। और अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो वन शॉट रिवीजन वीडियो एक बार देख लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो जल्दी जल्दी कंप्लीट होती जाएंगी चीज़ें। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। अब आप लोग शायद ना चिल्ला के आंसर दे रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो इसका, 0 मैट्रिक्स, क्यों इसका आंसर 0 क्यों होगा। मैम देखो ना, एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है। अब मैट्रिक्स, इफ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो बताओ ए क्या है। तो आपने कहा देखो सिमेट्रिक तो होता है कि ए डैश ए के बराबर है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए डैश माइनस ए के बराबर है। अब हमें, आपने 0 मैट्रिक्स बोला लेकिन कैसे बोला, उस पर जरा विचार करते हैं। सो इन दोनों के LHS सेम है ना, तो RHS भी सेम होंगे, यानी ए किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। इसको उठा के यहाँ लेके जाओ तो a प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2a आपका 0 हो जाएगा, 2 तो 0 होगा नहीं, यानी a क्या हो जाएगा 0, यानी a मैट्रिक्स क्या है, एक 0 मैट्रिक्स है। वो ही कह रही हूँ, कुछ भी पूछ ले ये लोग, मैथ्स वाले हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हम तो प्रूव करके चीज़ों तक पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट याद रखो कि यहाँ पे मतलब अगर A मैट्रिक्स ऐसे बैठ के अपन याद कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A 0 मैट्रिक्स है, याद नहीं करना आपको तो सीधे प्रूव करना है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है तो 100% वो क्या होने वाली है, वो एक 0 मैट्रिक्स होने वाली है, और हवा में नहीं कह रहे, प्रूव है हमारे पास। अच्छा, अब इतनी बातें करने पर ना एक सवाल और पूछना है, से ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सवाल हो गए। से ट्रू और फॉल्स, diagonal elements of skew symmetric matrix is 0, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 4 सवाल हो गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और 4th आंसर। तो मजा आएगा, जैसे ही वीडियो देखो ना उसी समय पे आंसर कर देना। चलो, सो ये इसका आंसर देंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं हमेशा। इज इट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये मैट्रिक्स क्या है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है मैम जिसके डायगोनल में ना कुछ एलिमेंट्स लिखा हो। अब ये डायगोनल क्या होता है, अरे मैट्रिक्स में वो पोजीशन वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से वो मैम, जहाँ पे A11, A22, A33, ANN हो। अच्छा, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स में एंट्री होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, डायगोनल तो ये है नहीं। ठीक है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अरे मैम स्केलर मैट्रिक्स ना डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। और मैंने कैसे याद करवाया था, S स्केलर, S सेम। ठीक है, S फॉर स्केलर, S फॉर सेम। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम यहाँ पे, क्योंकि ये सब तो 0 नहीं है ना, इनको तो 0 होना था। सो दिस इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप कहोगे
इसको चेक कर लेते हैं। वैसे सब देख के भी बता सकते हो। देखो ये अपोजिट साइन और अपोजिट साइन, अगर इन पोजीशन के एलिमेंट्स अपोजिट साइन के हैं इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं अपन, उसके बाद पूरा आंसर देंगे। सपोज इसका नाम ए हमने रख दिया, 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0, ठीक है राइट। मान लो आपको याद नहीं आ रहा कैसे चेक करना, तो बेसिक सी डेफिनेशन पे जाओ, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, क्योंकि अब दो जो ऑप्शन है आपके पास, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें ट्रांसपोज तो लेना पड़ता है। तो चलो जी इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सो ए डैश हमारे पास क्या आएगा, रोज बने कॉलम, तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। अगेन ये वाली रो भी आपकी कॉलम और ये वाली रो भी आपकी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। सो रोज बने कॉलम, ये इधर और ये इधर। क्या इसका ट्रांसपोज लेके आपको यही मैट्रिक्स मिल रही है? नहीं मैम, एक काम करो माइनस का साइन कॉमन ले लो। तो अगर आप यहां से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो एंटायर मैट्रिक्स में से लोगे, तो ये 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। अब जरा चेक करना, 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। अरे हाँ ये क्या हो गया मैम, ए डैश तो ना माइनस ऑफ ए के बराबर हो गया। इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है ये, इसका मतलब इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए डैश माइनस ऑफ ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक तो वैसे भी थी नहीं, देख के ही समझ में आ रहा था, लेकिन तो भी कंफर्मेशन के बाद ही आंसर टिक करना, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 भी पॉपुलर क्वेश्चन है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो बताओ ये किसके बराबर होगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये गिवन है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब -7a किसके बराबर होगा। तो कुछ मत करो, a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो ना, बस यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो और इस कंडीशन की हेल्प ले लो, अपने आप ही आपको आंसर पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। सो आई प्लस ए का होल क्यूब क्या होगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -7a। आइडेंटिटी का क्यूब विल ऑलवेज गिव यू आइडेंटिटी ओनली, ठीक है। तो ये तो हमेशा आई रहने वाला है। ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, आइडेंटिटी का स्क्वायर आपको आइडेंटिटी ही देगा, दिस इज ए 3i। ए स्क्वायर गिवन है ए के बराबर -7a। इसके बाद देखिए दिस इज आई प्लस ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये ए इंटू ए हो जाएगा। अगेन ए स्क्वायर बनेगा और ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो रख दोगे आप। आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन ए से करोगे, आइडेंटिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आई इंटू ए विल गिव यू ए ओनली, तो ये बन जाएगा 3a प्लस आई इंटू ए, फिर से ए देगा आपको, तो 3a -7a। तो कितना हो रहा है, 3 3 6 7 -7, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ आई आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी आई, राइट। परफेक्ट है ये क्वेश्चन। तो बस a प्लस बी का होल क्यूब लगाना था, याद रखना था कि आई ए, ठीक है, या फिर ए आई ए के बराबर होता है। फिर वो कंडीशन जो गिवन थी ए स्क्वायर इक्वल टू ए, उस कंडीशन से खेला अपन ने, राइट। आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो, 3 है 2 है, तो वो आई ही होता है। इतनी सी बातें बस हमें पता है, तुम्हारा काम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कुछ पूछना चाहते हो क्या मैम आप? नहीं, बस यही सवाल था इसमें, ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर के ऊपर ना बहुत अच्छे से खेलेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे लिखा है कि अज्यूम x, y, z, w and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross p, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively. The restriction on n, k, p so that ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो, ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो, ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शन n, k और p पे होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन यूज हुआ है, p, y और w। तो चलो सबसे पहले ना इनका ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। सो y है सेकंड पोजीशन पे, यानी ये रहा y का ऑर्डर, दिस इज 3 क्रॉस k।
फिर है आपके पास W फोर्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो W का क्या ऑर्डर है, n क्रॉस 3। फिर है P, P कहाँ लिखा है, लास्ट पे, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है P क्रॉस K। ठीक है, तो मैंने जो भी मैट्रिक्स हमारे पास है उसका ऑर्डर लिख लिया। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन में सबसे पहला काम क्या हुआ है, पी वाई, तो P इंटू वाई। तो पहले तो हम ये सोचेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ होगा। तो P का ऑर्डर है P क्रॉस K, Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K। तो अगर आपने पी वाई का मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका दूसरा और इसका पहला सेम होना चाहिए। मतलब K की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और पी वाई का ऑर्डर क्या आएगा, पी वाई का ऑर्डर आ जाएगा P क्रॉस K। मल्टीप्लिकेशन में यही होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना है तो पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो, फिर इसका दूसरा इसका पहला शुड बी सेम, सेम है तो फिर जो बचा वो ऑर्डर कहलाएगा पी वाई का। तो क्या बच रहा है, पी के, है ना, तो P, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, P क्रॉस K। चलिए जी, प्लस डब्ल्यू वाई। तो सबसे पहली चीज W और Y, मतलब ये हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो W का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3, Y का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस K। तो अगर इस मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल होना था तो इसका दूसरा और इसका पहला शुड बी सेम। हाँ वो तो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी दैट इज n क्रॉस K। तो ये क्या हो जाएगा, n क्रॉस K हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, n क्रॉस K आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस का साइन है। दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो तभी ऐड हो सकती है। तो अगर मैं इन्हें ऐड करना चाहती हूँ तो P तो मेरा n के बराबर होना चाहिए और K तो खैर K के ही बराबर है। तो अगर P n के बराबर हो जाए और दूसरा रेस्ट्रिक्शन था K 3 के बराबर हो जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास, हाँ मैम, ऑप्शन ए, P शुड बी इक्वल टू n, K शुड बी इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ऑर्डर वाले क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है। जो बेसिक हमने सीखा है उस बेसिक को आपको याद रखना है और फिर आप आसानी से ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बना लोगे। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पेपर में इस पैटर्न का, ठीक है, कि इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो, A कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा ये आपको बताना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा। सो यहाँ पे हमारे पास A मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, कितना है, 3 है। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन है, कितना है, -5 है। हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। तो कोई समस्या नहीं है, हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का तो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग आसानी से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, -5, उसकी पावर क्या है, n-1, और ये n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 3, सो दिस इज 3 - 1, और 3 - 1 हो जाएगा 2, इसका मतलब -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होगा जी, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 25। तो जस्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आसानी से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A को फाइंड कर सकते हैं। वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, राइट। तो ये सब कुछ हमने वन शॉट रिवीजन वीडियो में डिस्कस किया है। ये सभी प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, रिजल्ट सब वहाँ डिस्कस है, इन सबको आपको याद कर लेना है, राइट। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ फॉर द मैट्रिक्स A डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब इज 125 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो अल्फा की क्या वैल्यू है ये आप बता दो। तो हम कहेंगे देखो जी, हमारे पास मैट्रिक्स A है और हमें गिवन है कि A क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है, हमें
इस अल्फा की वैल्यू बताना है और अल्फा आपकी ए मैट्रिक्स के अंदर है। तो एक काम करते हैं अपन, इस ए मैट्रिक्स का ना पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो अल्फा -2 एंड दिस इज अल्फा। ओके, क्या किया हमने, अल्फा -2 अल्फा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा अल्फा इंटू अल्फा, दैट इज अल्फा का स्क्वायर, बीच में सब्ट्रैक्शन, -2 इंटू -2 मतलब कि 4। तो अल्फा स्क्वायर -4 अपने पास आया। क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमको क्या चाहिए, हमको इस अल्फा की वैल्यू चाहिए। कैसे मिलेगी मैम, एक और रिजल्ट हमारे पास है क्या, कि ए क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है। तो मैम इसका क्या करें, इससे क्या हो जाएगा, अरे याद करो एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन बोले या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन बोले, इट इज वन एट द सेम थिंग। ये एक ही चीज होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन का डिटर्मिनेंट या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ये एक ही चीज है। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख के रख दूं, किसको, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है ना, तो क्यों ना इस रिजल्ट की हेल्प से मैं इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 इज इक्वल टू 125 लिख दूं। चेक करो, देखो ना, ए टू दी पावर एन का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, राइट। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और ऐसा लिख के हमें क्या मजा आ गई, हमें ये मजा आ गया कि 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 से 3 उड़ गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 5 आ गया। अच्छा मैम इससे क्या हो जाएगा, अरे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी तो आपके पास कुछ था, अल्फा स्क्वायर -4, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है, 5 आया है। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे आप अल्फा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5 इस तरीके से लिख सकते हो। ये -4 उठ के आपका यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा, +-3। तो इस तरीके से आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, ऑप्शन ए +-3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। क्या इसमें किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर डिटर्मिनेंट में देखो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, प्रॉपर्टीज़ पे ही खेलेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ बस आपको एक एक जब भी जहाँ से जैसे भी याद करने के लिए मिल जाए उसे याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में आता ही है। और ये इस पैटर्न का ना क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन में। मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं इस पैटर्न का, इस फॉर्मूले की हेल्प वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। अब चलते हैं, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन बता दो क्या है। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में गिवन है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में ना कोई चेक नहीं कर रहा है कि तुमने किस तरीके से सॉल्यूशन किया है। आप इसको क्लास 10th के मेथड से सॉल्व करके आ जाना, अगर एमसीक्यू है कोई समस्या नहीं, क्योंकि सही आंसर ही तो टिक करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं सॉल्व करने का। पहला, या तो आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर दो या फिर 10th क्लास के मेथड से इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर दो। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में सही आंसर टिक किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, गलत टिक किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एमसीक्यू में कोई स्टेप मार्किंग तो नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले, चलो इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, सो दिस इज 2x + 5y, ठीक है जी, और इसे इक्वेट करेंगे 2 से, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो ये मिलेगा आपको -4x + 3y इज इक्वल टू -30। एक बार चेक कर लो आप लोग, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 1 है, तो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का ही आपको मिलेगा। सो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का आपको ये कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। इक्वेट किया तो ये आपको इस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन से हटके आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर आप चाहें तो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्लास 10th मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशन बना के, वो भी कर सकते हो। कैसे इक्वेशन बनाओगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना, कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी, फिर इस कॉलम मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से इक्वेट कर देना, आपका आंसर सामने आ जाएगा। मैम आंसर तो नहीं आया, अरे ठीक है, आपकी इक्वेशन सामने आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके गायब कर दो, राइट। तो एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये बन के आएगा 4x + 10y इज इक्वल टू 4,
और ये है -4x प्लस 3y इज इक्वल टू -30। इसका मतलब ये आपका गायब हो गया, दिस इज 13y, और ये आ रहा है -26, मतलब y आ रहा है -2। y कितना आ गया? -2। किसी भी एक जगह पे जाके y की वैल्यू रख दो, आपको x मिल जाएगा। तो सपोज हमने यहाँ रख दिया, सो दिस इज -4x, y की जगह पे -2 रखा, सो -6 इक्वल टू -30, सो -4x इज इक्वल टू -24। ये माइनस से माइनस उड़ गया, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया जी? x इक्वल टू 6 आ गया। सो x 6 आ रहा है और y आपका -2 आ रहा है। तो सोल्यूशन कितना निकला? 6, -2 निकला। ठीक है जी, 6, -2। तो इस तरीके से आप चाहें तो MCQ क्वेश्चन है, आप इसे इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दो। लेकिन अगर मान लो नहीं, आपको डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करना है, तो आपको x इज इक्वल टू इसका इनवर्स इससे मल्टीप्लाई करना होगा, देन यू विल कंपेयर एंड देन यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो दोनों ही तरीके आपके पास है। सिंस इट वाज एन MCQ क्वेश्चन, तो मैंने इक्वेशन बना के मैट्रिक्स मेथड की जगह नॉर्मल एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। आई होप ये सबको क्लियर है और इसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो, MCQ क्वेश्चन पे अगर आप आए हो तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो करना था वो प्रोसीजर फॉलो किया है। प्रोसीजर क्या है कि आपने बहुत साल पहले अपनी NCERT पढ़ ली थी। अरे ऐसी बात मत करो, 4-5 महीने पहले ही पढ़कर आए हो। ठीक है, उसके बाद आपने वन शॉट देखा। ये वन शॉट तो आपने 3-4 दिन पहले ही देखा होगा। ठीक है, 2 दिन पहले ही वीडियो आया है वन शॉट का, वन शॉट देख लिया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को फॉलो किया होगा एंड देन आप लोग MCQ क्वेश्चन पे आए हो। तो इसीलिए थोड़ी सी स्पीड आपको MCQ में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, क्योंकि पूरा दिमाग में आपके फ्रेश है। जस्ट अभी हमने वन शॉट और मोस्ट एक्सपेक्टेड सीखा है, चीज़ें एकदम फ्रेश है, बस फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये? ओके। और रोड मैप में मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट क्या है, MCQ से 1 मार्क्स पक्का करना, मोस्ट एक्सपेक्टेड से 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को टारगेट करना। बहुत ही जल्दी यूनिट वाइज आपको केस स्टडी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बस आपको अभी इन चीज़ों को फॉलो करते चलना है, राइट। तो आपकी पूरी तैयारी होगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आई होप क्वेश्चन 3 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, जिसका ऑर्डर है 3, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज, ये आप बता दो। तो कभी टेंशन मत लिया करो, जो भी चीज ये लोग देते हैं ना, आप उसे मैथमेटिकली लिखो। इनने क्या कहा कि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब A डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ A है। A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? A डैश इक्वल टू माइनस ऑफ A। हमने कहा ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3। ठीक है जी, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको बताना है। मैंने कहा यार ये कैसे बताऊं मैं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए ना। मैंने कहा देखो A डैश इक्वल टू माइनस ऑफ A है, चलो इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा A डैश और यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा माइनस A का डैश। मॉड्यूलस नहीं लिया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका भी डिटर्मिनेंट, इसका भी डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज का भंडार आएगा डिटर्मिनेंट में। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, अब जितने भी बच्चों ने वन शॉट देखा होगा ना, तो वो खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनको पता है मैम कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। लास्ट में जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज दी थी ना, उससे हटके कुछ नहीं मिलने वाला आपको, राइट। उन्हें याद कर लो, सब आपका हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाली हूँ और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाली हूँ? आप लोग बताइए ज़रा, सोचो, जल्दी से बताओ क्या दिमाग में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश, तो मैम डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो तो उसका डिटर्मिनेंट और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है मैम कि अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हो किसी मैट्रिक्स में और फिर आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो, सो दिस इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे लग जाएगी पहली प्रॉपर्टी और यहाँ पे लग जाएगी दूसरी प्रॉपर्टी। यानी हम लिखेंगे कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश क्या होगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा, क्योंकि ट्रांसपोज ए डैश का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। फिर यहाँ पे देखें आप, दिस इज डिटर्मिनेंट -1, यहाँ पे लिखा ए, ये रहा डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आपका के क्या है, -1। प्रॉपर्टी नंबर 2 को ध्यान से देखो, k इंटू ए, आपका k कौन है, -1, तो वो कैसे ओपन होगा, वो ओपन होगा -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिक्स विच इज गिवन इक्वल टू 3, है ना, जो आपको 3 के बराबर गिवन है। ऑर्डर कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी 2 लगाई और यहाँ पे तो हमने प्रॉपर्टी 1 लगा दिया था। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। इसको उठा के यहाँ लाओ, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है जी, कौन बोला 0/2, 0 आ रहा है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल 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 सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी उड़ा दिया, राइट, डन। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए डैश का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। किसी का ट्रांसपोज लो, फिर डिटर्मिनेंट लो, या ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, दे आर वन एट द सेम थिंग। उसके बाद आपको याद रखना है कि के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिक्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका गायब, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड MCQ आ सकते हैं, तैयारी हमको पक्की करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए इक्वल टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। के की किस वैल्यू के लिए आपका ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपने अगर ये पहली बार शब्द सुना है तो सोच रहे होगे मैम बता तो देंगे, लेकिन सिंगुलर होता क्या है। तो देखो, मुझे पता है आप में से किसी ने ये चीज़ नहीं कहा और आप लोग चिल्ला चिल्ला के आंसर बता रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ, सुनो। बिल्कुल सही आंसर कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, लेकिन अब एक बार सुन लेते हैं कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कौन सी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जी, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है, सिंगल, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर कब होगी, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समझ जाओ, याद करने के अनेक तरीके हैं, ठीक है, अब जैसे आप याद करना चाहे, राइट, ओके जी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होती है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि के की किस वैल्यू के लिए ये सिंगुलर है, तो मैंने कहा ठीक है, चलो आओ इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करोगे, सो दिस इज के 4 8 2k इक्वल टू 0। हाउ टू सॉल्व 2/2 का डिटर्मिनेंट, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, k इंटू 2k इज 2k स्क्वायर, 4 8 जा 32 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर कितना आया जी, 32/2 आया जी। 32/2 क्या होता है, 32/2 16 होता है। इसका मतलब k क्या आ रहा है, इसका मतलब k आ रहा है +-4। कोई सिर्फ ये तो नहीं कह रहा मैम सिर्फ +4 आ रहा है, ऐसी बातें नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, +-4 आ रही है। सो यहाँ पे k +4 रखोगे तो भी ये सिंगुलर होगा, k की जगह पे -4 रखोगे तब भी ये सिंगुलर होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, मैट्रिक्स सिंगुलर है। इनने पूछा था k की किस वैल्यू के लिए सिंगुलर है, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट को इक्वेट किया 0 से, k को सॉल्व कर लिया, k की 2 वैल्यू आ रही है +-4। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है ये आपको बताना है। मतलब कुल मिला के आपको इसको एक्सपेंड करना है, इवैल्यूएट करना है। तो आप लोग कौन सी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने वाले हो,
देखो मैंने तो आपको कहा है कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर दिया करो, क्योंकि फर्स्ट रो के ना साइन हम सबको याद होते हैं, और नहीं याद होते हैं तो मेरी बातों को सुन सुन के अब तो आपको भी याद हो गया होगा। इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो चलो इसे एक्सपैंड करते हैं। पहली रो के अलॉन्ग कर रहे हैं, पहला कॉलम भी छुपा लो, इनके इंटरसेक्शन पे 1 है, प्लस साइन के साथ लिखो, ठीक है। सो दिस इज 1। फिर ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन है ना, इवेल्युएट करेंगे तो ये बनेगा XY प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो Z स्क्वायर माइनस ZX, चेक कर लो, ठीक है ना, Z स्क्वायर माइनस ZX, डन। फिर बीच में आएगा सब्ट्रैक्शन का साइन। आप अपनी पहली रो सेकंड कॉलम को छुपाओगे, सब्ट्रैक्शन का साइन आया, बीच में क्या है x, तो यहाँ पे माइनस x लिखना है आपको। उसके बाद 1 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, बीच में सब्ट्रैक्शन, z प्लस एक्स इंटू 1 इज z प्लस एक्स, ठीक है, माइनस का साइन था तो सबके साइन बदल गए, राइट। सेकेंड का काम खत्म, अब आएंगे थर्ड कॉलम को छुपाएंगे। फर्स्ट रो तो हमेशा छुपी रहेगी, फिर बारी बारी से एक एक कॉलम छुपेगी, राइट। थर्ड कॉलम को छुपाया, प्लस का साइन बनाया, इंटरसेक्शन पे कौन है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड को हमने लिख दिया। अब इस 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू जेड जेड माइनस वाई इंटू 1 वाई, ठीक है। अब इसको जरा ओपन कर दो अच्छे से, तो कितना आएगा ये XY प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस ZX, ये कितना आ रहा है, प्लस x से माइनस x चला गया, ठीक है जी, माइनस x इंटू वाई माइनस XY प्लस XZ, ओके। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया, ठीक है, तो Z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, Z प्लस वाई जेड माइनस वाई, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके जी। अब कौन जा रहा है देखना जरा। अब मैम देखो आप, XY से माइनस XY चला गया, अच्छा, माइनस Z स्क्वायर से प्लस Z स्क्वायर चला गया, बहुत अच्छा, Y स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर चला गया, शानदार, XZ से माइनस XZ चला गया, अरे सब तो चले गए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट आ रहा है 0। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर दोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि गिवन दैट A इज इक्वल टू AIJ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -7, तो आपको बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। ये क्या है, समेशन I इक्वल टू 1 से 3 AI2 कैपिटल AI2 वेयर कैपिटल AIJ डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। हमने कहा ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखो कि इसको ना एक्सपेंड कैसे करेंगे। ये क्या लिखा है, ये लिखा है समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके 3 AI2 कैपिटल AI2, है ना, ऐसे लिखा है। चलो इसे एक्सपेंड करते हैं। तो I की वैल्यू 1 से लेके 3 तक आपको लेनी है, तो सबसे पहले हमने लिया 1, सो A12 प्लस, ठीक है, पहले I की वैल्यू ले ली आपने, यहाँ पे पहली I की वैल्यू 1 रखी, फिर समेशन का मतलब होता है प्लस, आपने प्लस बनाया। फिर नेक्स्ट I की वैल्यू अब क्या लोगे, 2, तो जहाँ पे भी I है वहाँ पे 2 रख दो, सो दिस इज A22 इस तरीके से हो गया ये। फिर बनाएंगे बीच में प्लस, कि जैसे ही आपने एक I की वैल्यू यहाँ पे रख दी, फिर आपको प्लस बनाना है और तीसरी I की वैल्यू लेना है। वो क्या है, I इक्वल टू 1 से लेके 3 है, मतलब I की वैल्यू 1, 2 एंड 3 है। 1 हमने ले लिया, 2 हमने ले लिया, अब हम लेंगे 3, सो दिस इज A32 एंड A32। इस तरीके से ये एक्सपैंड हो रहा है, हमको इसकी वैल्यू बताना है। इन्हें साफ साफ कहा है कि जो स्मॉल AIJ टाइप के एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट, और जो कैपिटल AIJ है वो रिप्रेजेंट करता है कोफैक्टर। हम लोग जानते हैं एलिमेंट और कोफैक्टर में ना इसी टाइप का हमने कुछ रिलेशन सीखा था। क्या रिलेशन सीखा था हमने ये सीखा था कि याद करो आप लोग, अगर ये आपकी कोई डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ ऐसे रखे हैं A11, A12, A13, दिस इज A21, A22, A23, ये आपका A31, A32, A33। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, अगर मैं पहली रो के एलिमेंट ले रही हूँ, अगर मैंने पहली रो के एलिमेंट से एलिमेंट वाइज
पहली रो के कोफैक्टर का ही मल्टीप्लिकेशन किया फिर सम किया तो मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। याद है सबको? सेम रो के एलिमेंट, सेम रो के कोफैक्टर्स, एलिमेंट वाइज किया मल्टीप्लिकेशन देन प्लस, तो आपको ओवरऑल इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। तो अगर आपके एलिमेंट और कोफैक्टर सेम रो के हैं, एलिमेंट भी सेम रो का है और कोफैक्टर भी अगर सेम रो का है और फिर उनका रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन किया है, देन हमें क्या मिलता है, और फिर सम कर दिया, देन हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, सेम रो सेम कॉलम, एलिमेंट भी सेम रो का है, कोफैक्टर भी सेम रो का है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन फिर से प्लस आगे के एलिमेंट और कोफैक्टर, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। और मान लीजिए सेम कॉलम का एलिमेंट है, सेम कॉलम का एलिमेंट है और कोफैक्टर भी आपके सेम कॉलम का है, तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही देता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो गया कि रो कोई और है, सपोज एलिमेंट आपके रो 1 का है और कोफैक्टर आपने रो 2 का ले लिया, फिर इनका प्रोडक्ट किया, सम किया, तो आपको 0 मिलता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो रो 1 का एलिमेंट और रो 2 का कोफैक्टर ले लिया, या फिर रो 1 का एलिमेंट रो 3 का कोफैक्टर ले लिया, प्रोडक्ट का सम किया तो 0 मिलेगा। सेम कहानी कॉलम के लिए होती है। कॉलम आपने 2 ले लिया सपोज, और यहाँ पे कोफैक्टर आपने ले लिया कॉलम 1 का, तो इनका प्रोडक्ट का सम भी आपको 0 देगा। ठीक है, अब हमको पता करना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक करो जरा। मैम यहाँ पे ये लोग ने ना सेकेंड कॉलम लिया है, देखो जरा आप, इनने क्या लिया है, सेकेंड कॉलम A12 कहाँ है, ये रहा, A22 कहाँ है, ये रहा, A32 कहाँ है, ये रहा। तो मैम जो एलिमेंट्स है ना इनके, वो सेकेंड कॉलम के हैं, और कोफैक्टर भी मैम सेकंड कॉलम का ही है। A12 मतलब सेकंड कॉलम, A22 सेकंड कॉलम, A32 सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम के ही एलिमेंट लिया है और सेकंड कॉलम के ही कोफैक्टर्स लिया है, रिस्पेक्टिवली इनका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन किया है। इसका मतलब मैम सेम कॉलम का एलिमेंट है, सेम कॉलम का कोफैक्टर है, तो ये जो है ना, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर। और डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें कितना गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमको -7 गिवन है। इसका मतलब इसका आंसर, इस समेशन का आंसर कितना है, इस समेशन का आंसर -7 है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से एक बार आपको पढ़ लेना है। वन शॉट में बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है और एक बार यहाँ पे भी आपके लिए रिवीजन कर दिया है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 कहता है कि इफ A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है कि A का इनवर्स मिल सकता है। अच्छा, तो आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या होगा। ये जो ऐसे लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे, DET मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या है ये आपको बताना है। अच्छा, और A एक ऐसी मैट्रिक्स है, A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2। सो क्योंकि A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब A का इन्वर्स मिलेगा, और हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर उसके इन्वर्स से कर दो ना तो आपको I मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि A इन्वर्टिबल था तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। अब एक काम करते हैं, चलो दोनों तरफ ना डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसका भी और इसका भी। हम जानते हैं कि अगर दो इस तरीके से लिखे हैं फिर डिटर्मिनेंट है, तो इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर A इंटू A डैश का डिटर्मिनेंट है ना, याद करो प्रॉपर्टी, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकती हूँ। क्या ये सबको याद है? A डॉट A इनवर्स है, इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो। हमने ऐसे याद किया था कि अगर AB का डिटर्मिनेंट है तो इसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B लिख सकते हो, ये एक रिजल्ट है। तो उसी रिजल्ट की हमने हेल्प यहाँ पे ले ली। ये दोनों प्रोडक्ट में है, बाहर डिटर्मिनेंट है, तो इसको डिटर्मिनेंट अलग दिया, उसको डिटर्मिनेंट हमने अलग दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट होता है 1। नहीं मानते तो चेक कर लो, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट होता है 1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स चाहिए, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो A इनवर्स के डिटर्मिनेंट को यहीं रखते हैं और इस वाले डिटर्मिनेंट को यहाँ नीचे ले जाते हैं।
सो ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास? मैम ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अरे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है बेसिकली, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कैसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। मतलब आपका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो क्या है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाता है इस गिवन क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना था, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, याद करो आपका ये जो चैप्टर डिटर्मिनेंट है ना, इसको ना कितने टुकड़ों में डिवाइड करके आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको एक्सपेंशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाउ टू इवेल्युएट, एक्सपेंशन मतलब इवेल्युएट, कैसे डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, राइट। उसके बाद आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाला जो कंसेप्ट है, जिसमें हमने एरिया गिवन है तो क्या होता है, एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, किस तरीके से कोलिनियरिटी प्रूव करते हो, कैसे इक्वेशन बनाते हो, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको सीखना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में पहला सेक्शन है एक्सपेंड करना, दूसरा सेक्शन है ट्रायंगल के ऊपर, तीसरा सेक्शन है माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और साथ ही साथ ए इनवर्स, ये साथ में सीखना। और लास्ट आ जाता है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि डिटर्मिनेंट में ये 4 सेक्शंस आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है ना आपका, ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पूछा गया है। तो आओ जरा इसको डिस्कस करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक सोल्यूशन, क्या बोला है इन्हें, एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक सोल्यूशन of the following system of equation depends on, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन का आना, यूनिक सोल्यूशन का आना इसमें से किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे, लैम्डा एंड म्यू दोनों पे, नाइदर लैम्डा पे नॉर म्यू पे। अब ये है कहाँ, सी म्यू आपका इन इक्वेशन में फंसा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू किस साइड में फंसा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आपको आंसर यूनिक सोल्यूशन मिले, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, टेंशन की क्या बात है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी होती है। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स के कोएफिशिएंट्स को लिखना। यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है 1 1 1, यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है 5 -1 म्यू, यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है 2 3 -1। तो ये रही हमारी ए मैट्रिक्स, राइट। उसके बाद एक हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है जिसे हम कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं, और एक हमारी कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होती है, वो भी कॉलम के फॉर्मेट में लिखी जाती है, और वो इज इक्वल टू की इस साइड वाली मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे लिखा है लैम्डा 10 और 6। ये इस तरीके से हमने अपनी मैट्रिक्स बना ली। अब हम जानते हैं कि जो सोल्यूशन के बारे में हमसे लोग बात कर रहे हैं ना, तो सोल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सोल्यूशन होगा, ये पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये पूरा डिपेंड करता है ए के ऊपर, विच इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा सोल्यूशन देने वाला है। यानी सोल्यूशन का नेचर जानने के लिए आपको अभी फिलहाल इनकी तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसकी ज़रूरत है, आपको सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की ज़रूरत है। अब इसमें भी ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ यूनिक सोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं, देखो ये अगर मेरी ए मैट्रिक्स है ना, तो इस ए मैट्रिक्स का हम लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, और डिटर्मिनेंट हमें 2 तरीके की ही जवाब देता है। जवाब नंबर 1 डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, जवाब नंबर 2 डिटर्मिनेंट आपका इक्वल टू 0 हो। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के साथ कैसा सोल्यूशन देता है, ये देता है आपको यूनिक सोल्यूशन, ठीक है जी। ये याद रखना, यूनिक सोल्यूशन सिर्फ आपको इस केस में मिलता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे आगे क्या कहानी चलती है, इसे आप कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करके मुझे बता देना, क्योंकि इसे मैंने बहुत बार डिस्कस करवाया है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो उसके बाद भी कुछ यहाँ पे टेबल आपको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे आप कुछ फाइंड करते हो, फिर उसके बारे में बताते हो। अगर नॉट इक्वल टू आया तो कुछ अलग टाइप का सोल्यूशन है, इक्वल टू आ गया तो यहाँ पे फिर आप टेबल और आगे बढ़ाते हो। तो इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। हमें फिलहाल बात करनी थी कि इसमें, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यूनिक सोल्यूशन का आना है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो हमें यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि अगर मुझे बात करना है तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी ए मैट्रिक्स पे होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन के केस के लिए मुझे इनसे बातें नहीं करनी होती, ठीक है। तो जब बात करनी ही नहीं तो हटा दो इनको, ठीक है जी। तो यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है ए मैट्रिक्स पे। आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो, दिस इज 1 1 1, ये क्या है, ये है 5 -1 म्यू, दिस इज 2 3 -1। तो बताओ आपको क्या लगता है कि यूनिक सोल्यूशन का आना किस पे डिपेंड कर रहा है? मैम ए मैट्रिक्स पे, और ए मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा है कि म्यू है कि दोनों है? मैम सिर्फ म्यू है। मतलब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का नॉट इक्वल टू 0 होना किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू पे डिपेंड कर रहा है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी यूनिक सोल्यूशन होगा। इसके अंदर सिर्फ म्यू है, मतलब टोटल आपका यूनिक सोल्यूशन है या नहीं किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ म्यू पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल 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 सही जवाब हो जाता है, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप लोग बहुत बार इग्नोर करते हो, लेकिन उससे क्वेश्चंस आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है आपको, राइट। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है अपना वो ये कहता है कि इफ, क्या लिखा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 18x 6 18 6 अगर दोनों बराबर है तो बताओ x किसके बराबर है? तो कौन कह रहा है कि मैम x 6 के बराबर है? किसने कहा कि x की वैल्यू 6 है? x की वैल्यू 6, और ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल दिया? मैम हमने तो बोला ही नहीं है। आप जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन देखते हो ना तो आप हर वीडियो में बोलते हो क्या कि किसने कह दिया कि x की वैल्यू ये है। मैम ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैम ये डिटर्मिनेंट है, मैट्राइसिस नहीं है जो हम कंपेयर करके ऐसा बोल दें x इक्वल टू 6 है। मैम सब समझते हैं हम, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई भी x इक्वल टू 6 नहीं बोल रहा था, क्योंकि ये तब बोलते आप जब यहाँ पे इस तरीके का साइन होता। किसका साइन है ये? मैट्राइसिस का। लेकिन इस क्वेश्चन में मैट्राइसिस थोड़ी पूछ रहे हैं, डिटर्मिनेंट बराबर है, फिर बताओ x क्या है। तो आप कहोगे मैम हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, देन वी विल इक्वेट इट। ये ऐसा नहीं करेंगे कि इसको इसके बराबर और देखो ये भी इसके बराबर है तो आंसर है। मैम नहीं दे रहे ऐसा आंसर, बिल्कुल सही जवाब ऐसा कोई भी आंसर नहीं देगा, बिकॉज इट इज़ नॉट मैट्राइसिस, इट इज़ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में हमें सॉल्व करना होता है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे इस 2/2 डिटर्मिनेंट को। ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन x² माइनस 18 इंटू 2 36 इक्वल टू ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन 36 18 2 36। यानी ये तो चला गया, ये चला गया तो कितना आया? 0 आया। इसका मतलब x² कितना आ रहा है? 36। मतलब x कितना आ रहा है? +/6। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब है, ठीक है। तो ऐसा गलत करवाने के लिए ना आपको परेशानी में डाल सकते हैं पेपर वाले। पता है क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 सपोज मैट्राइसिस की इक्वालिटी दे दी, क्वेश्चन नंबर 2 डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी दे देंगे। तो आपने ऊपर मैट्राइसिस का क्वेश्चन किया, आप बोलोगे क्या मैम सेम क्वेश्चन दे दिया, और फिर सॉल्व करके आ जाओगे, राइट। तो आपको जब एग्जाम सॉल्व करो ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जब अटेम्प्ट करते हो तो बिल्कुल आपका ध्यान आपके क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए। एक एक साइन जो क्वेश्चन पेपर वाले यूज़ कर रहे हैं, छोटी छोटी कंडीशन जो वो लोग दे रहे हैं ना, उन सब पे आपका अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अभी पढ़ते वक्त भले ही गलती कर लो, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती नहीं करना है, ठीक है जी। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सिंस डिटर्मिनेंट था तो हम इसे इवैल्यूएट करके ही इक्वेट करते हैं, यहाँ कोई करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल नहीं होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ हमने 10 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से डिफरेंट पैटर्न के डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के टेस्ट पेपर के साथ। टिल देन जितना भी आपको पढ़ाया है सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लो, और एक बार अपनी बुक एनसीईआरटी के भी सभी एमसीक्यूज को ट्राई ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है। सो इट्स मोर देन सफिशिएंट, इतना पढ़ लोगे पेपर में आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ जाओगे। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्लास KG से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग
लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इसके साथ स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे आपके फैकल्टीज जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, अगर आपको उन सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी अवेलेबल है। कैसे पहुंचेंगे आप लोग नोट्स तक? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप इन नोट्स तक पहुंच सकते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के